बात 2013 की है। ये घटना नीरज जी का है। नीरज जी कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और शहर से गांव की तरफ जा रहे थे अपने मामा के घर। उनके मामा के घर में शादी थी और शादी अटेंड करने जा रहे थे अपने कार के द्वारा। नीरज के साथ में उनकी पत्नी भी थी। उनकी शादी को लगभग 6 महीना या 7 महीना हुआ था और तभी ये घटना उनके साथ में घटी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी है नीरज जी का, थोड़ी डरावनी तो जरूर है। जब ये कहानी हमें बताए थे तो मैं भी सोच में पड़ गया था, क्या ऐसा भी होता है। तो बढ़ते हैं अब कहानी में आगे की तरफ। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आगे की कहानी अब हम शुरू करते हैं नीरज की ही जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। बात 2013 की है। मैं शहर में रहता था, नौकरी करता था। मेरी शादी को लगभग 6 महीना से थोड़ा ऊपर हो गया था। अब हमारे गांव में जो मेरी माँ थी, उनका फोन आया कि बेटे, मामा के घर में शादी हो रही है, कोई उसमें तुम्हें आना है। और शादी जो हो रही थी बड़ा जल्दीबाजी में हो रही थी, नहीं तो हमें तो पहले भी सूचना मिल जाती, लेकिन हमें बिल्कुल कम टाइम में ये सूचना मिला था। शायद ये बातचीत पहले से चल रही थी, फिर बीच में कोई मामला फंसा था, फिर शादी रुक गई थी, अब फिर वो शादी दोबारा से तय हो गई। मेरे पास में सिर्फ 3 दिन का टाइम था और 3 दिन पहले मेरी माँ ने मेरे को सूचना दिया था। मैं कहने लगा कि माँ, मुझे अब छुट्टी के लिए आवेदन देना पड़ेगा, अब मुश्किल मुझे लग रहा है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, आप लोग चले जाओ, अब मैं देखता हूँ, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। अब उस शादी में हमारा घर के परिवार सब पहुँच गए थे। अब मेरा इंतज़ार था कि मैं कब आऊँगा, लेकिन छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं था। ऑफिस में जो हमारा काम था बहुत तेज़ी से चल रहा था, फुर्सत नहीं थी। और उसी बीच मैं अपने बॉस को कान में बताया कि साहब, ऐसे ऐसे मुझे जाना है और मुझे 2 दिन का छुट्टी चाहिए। मेरी बात सुनकर के साहब मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि देखो, अभी जिस काम में आपको लगाया हूँ उस काम में आप लगे रहो। हाँ, अभी आपके पास टाइम है ना, तो आप थोड़ा सा काम में ध्यान दो, फिर मैं देखता हूँ। अब उन्होंने मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया। अब मैं फिर अपने माँ को बताया कि देखो माँ, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, साहब अभी तक मेरे को हाँ नहीं बोले हैं, तो जैसा होगा मैं देखूँगा, आप लोग अपना देख लीजिए। अब माँ पूरी फैमिली के साथ में जो गांव में रहते थे हमारे, अब वो मामा के घर पहुंच गए थे। और जहाँ मैं काम करता था, जहाँ हमारी रिहाइश थी, जहाँ पर मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था, वहाँ से जो मामा का गांव था करीब 2.5-3 घंटे का कार के द्वारा सफ़र पर लगता था। इतना टाइम तो जरूर लगता था। और आखिरकार एंड वक्त पर शादी से एक दिन पहले शाम के टाइम में हमारे बॉस मुझे मिले और फिर मैं उनकी तरफ देख करके बोला कि सर, कल की शादी है, आप क्या कहते हैं। वो मेरी तरफ घूर करके देखे और वो कहने लगे, नीरज, तुम तो देख रहे हो ना कितना काम फैला हुआ है और तुम्हारे बिना काम तो सब रुक जाएगा। चलो ऐसा करो, तुम अब 1 दिन की छुट्टी ले लो और कल तक शाम तक तुम लौटने की कोशिश करना।
मैं कहने लगा, साहब कल की शादी है, कल की शाम की शादी है, तो कल भला मैं कैसे लौट पाऊंगा? मुझे परसों लौटना है। अगर आप इतना ही कहते हैं तो मैं परसों शाम तक शहर में आ जाऊंगा और परसों से अपना काम शुरू कर दूंगा। 2 दिन का छुट्टी तो मुझे ज़रूर चाहिए। और आखिरकार वो मान गए थे। अब तो मैं खुश था। मैं अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि देखो, साहब ने मुझे छुट्टी दे दिया है, अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ। मैं जैसे ऑफिस से निकलूँगा घर आऊँगा, और हमें कुछ सामान भी खरीदना है, तो थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा रास्ते में, और तब तक तुम बिल्कुल तैयार हो जाना, क्योंकि मैं गाड़ी रोकूंगा और इसके बाद हम लोग घर से तुम्हें लेकर के निकल पड़ूंगा। अब मैं इतना कह करके मैं आनंद तो था कि चलो अब मामा के घर चलना है। अब मैं उनके घर में बहुत साल पहले गया हुआ था। उस टाइम मैं अपने गांव से ही गया था बाइक के द्वारा, तो रास्ता तो मुझे मालूम ही था, उसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं थी। चाहे रात हो, मैं तो पहुंच ही जाना था। हाँ, इस बार मेरे साथ में मेरी पत्नी थी और मेरे पास में कार था। फर्क ये था। और आखिरकार मैं जो सामान परचेज करना था वो सब ले ला करके अब मैं अपने घर पर पहुंचा। पत्नी इंतज़ार कर रही थी। पत्नी को जल्दी से बोला कि फटाफट अपने सामान निकालो और हम लोग चलें यहाँ से। अब कुछ ही देर में सब सामान हमारा गाड़ी में आ चुका था जो रखना था, और पत्नी आकर के बैठ गई थी। इसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट किए और मामा के सड़क की तरफ चल पड़े थे। खुश थे कि चलो कम से कम 2 दिन की तो छुट्टी मिली, नहीं तो मैं तो ऑफिस में मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा था। और यही सब बातचीत करते अपने पत्नी से और हम लोग चलने लगे। माँ को तो हमने पहले ही बता दिया था, जब मेरी छुट्टी का दरख्वास्त मंजूर हुई, साहब ने मुझे बताया था, तो माँ भी खुश थी और बोली, बेटा सावधानी से आना, रास्ता थोड़ा लंबा है और नई बहुरिया तुम्हारे साथ में है, तो उसका ख्याल जरूर रखना, गाड़ी तेज मत चलाना। जैसे हमेशा बोलती थी वो भी उस दिन बोली थी। अब मैं यही सब अपना बातचीत करते पत्नी से और रोड पर चलता जा रहा था। जब मैं अपने मामा के गांव के लगभग करीब 10 किलोमीटर के आसपास रह गया था, तो हमने एक ढाबे पर अपना गाड़ी रोका, वहाँ चाय वाय थोड़ा पिया, और तब तक रात के करीब 10:30 से ऊपर का टाइम हो गया था। और वहीं से अपने माँ को मैं फ़ोन किया कि माँ, हम बस 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तभी मेरा जो फ़ोन मेरी माँ बात कर रही थी, उस फ़ोन को मेरे मामा जी ने ले लिया और वो मेरी हाल चाल पूछने लगी कि नीरज बेटा कैसे हो, बहुरिया कैसी है, और तुम लोग कहाँ पर पहुँचे हो। और फिर मैंने एग्जैक्ट वही जगह को बताया जहाँ पर मैं मौजूद था। और तभी मामा कहने लगे कि बेटा तुम तो कई बार आए हो गांव पर, जिस रास्ते से तुम आते हो ना, वो रास्ता खराब पड़ा हुआ है, एक जगह से सड़क टूटी हुई है। अगर बाइक तुम्हारे साथ में ले आते तो तुम आराम से आ सकते थे, लेकिन कार है तुम्हारे पास में और कार उस रोड पर निकल नहीं पाएगी, क्योंकि सड़क टूटी हुई है और वहाँ पानी है, गड्ढा है, और तुम निकल नहीं पाओगे। तो बेटा ये काम करना, जहाँ से मेन रोड से हमारे गांव की सड़क मुड़ती है ना, उस सड़क को तुम छोड़ देना, सीधा चलते जाना 2 किलोमीटर के आसपास में फिर तुम्हें बाईं साइड में रोड तुम्हें मिलेगा, और उसी रोड पर तुम्हें बाईं साइड में मुड़ जाना है, और उसी रोड पर 3 किलोमीटर चलते जाना है। 3 किलोमीटर के बाद में चौराहा आएगा और वहाँ से तुम दाहिने ओर मुड़ जाना, और फिर वो सड़क हमारे गांव के पश्चिमी टोला में आकर के ख़त्म हो जाती है। और हाँ, जब तुम उस चौराहे पर पहुंच जाओ ना, तो मुझे ज़रूर फ़ोन कर देना। मैं 2-3 लड़के बाइक पर भेज दूंगा कि तुम्हें आने में आसानी होगी।
और आखिरी बात बेटा, जब उस तुम चौराहे के आसपास पहुंचना ना, तो अपनी कार को रोकना मत, चाहे कुछ भी हो। चाहे तुम्हें कोई रोकना चाहे तो बिल्कुल कार को मत रोकना। तुम कार से उतरना भी मत, ना रोकना, सीधा तुम अपने गांव तक, हमारे गांव तक पहुंचना। अब मैं मामा की बात सुन करके थोड़ा चौंक सा गया था। आखिर मामा ने ऐसा क्यों बोला? क्या बात है वहाँ पर कि हमें वहाँ पर बोले कि कार बिल्कुल नहीं रोकना है, ना कार से उतरना है? तो कोई बात तो जरूर होगी, और वही बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। अब मैं मामा से पूछा कि मामा जी क्या बात है, आप कह रहे कि वहाँ पर कार मत रोकना, कार से उतरना मत, तो क्या बात है उस जगह पर? अब मामा जी कुछ बताना चाहते थे लेकिन वो चुप से रह गए, जैसे वो सोच रहे हों कि बताऊं कि ना बताऊं। अब फिर मैं इधर से हेलो हेलो करता रहा, मामा जी मेरी बात सुन रहे हैं? और आखिरकार मामा जी की आवाज़ आई, हाँ बेटे, हाँ बेटे। अरे मैं ये कह रहा था कि बेटा सड़क सुनी है और बिल्कुल आसपास में कोई बस्ती नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, तो सड़क सुनसान है बेटा, और अंधेरी रात है। तो तुम तो समझदार हो ना, मैं इसलिए तुम्हें ये सब बातें बता रहा था। लेकिन जो बताना चाहते थे वो तो बिल्कुल बोल कर गए थे, छुपा गए थे। वो बताना चाहते थे कि उस जगह पर भूतों का मंडली रहती है, भूत वहाँ पर दिखाई देते हैं, चुड़ैल वहाँ नजर आती है। ये सब बात वो कहना चाहते थे, लेकिन ना जाने क्यों वो हमें बता नहीं पाए। खैर, अब हम लोग उस ढाबे से चाय वाय पी करके अपने कार में बैठ गए थे। पत्नी भी खुश थी कि अब चलो, अब गांव नज़दीक आ रहा है, जल्दी हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और फिर हम उसी सड़क पर आए जो मामा के गांव की ओर मुड़ती थी, जो पहली सड़क थी। मैंने देखा उस सड़क को गाड़ी रोक करके, लेकिन मुझे वो सड़क कहीं पर खराब तो नज़र नहीं आ रही थी, शायद आगे चल के खराब हो, तभी मामा ने मना किया है। अब फिर मैं उस जगह से आगे की ओर अपनी कार बढ़ा दिया और आखिरकार 2 किलोमीटर हम चले। अब फिर वो सड़क दिखाई दी जिस पर मामा जी ने बोला था कि इस सड़क से आना है। अब उस सड़क पर हम पहुंच गए और वहाँ से हम लोग जितना दूरी बताए थे और उतना दूरी हमने तय कर लिया, और सही में उस जगह पर चौराहा था, और चौराहा से जैसे बताए थे कि इस साइड में मुड़ जाना, और उधर हम लोग मुड़ गए। थोड़ा ही दूर चले थे और हमने फिर मामा को फ़ोन मिला दिया कि मामा हम चौराहे से अब मुड़ गए हैं, अब गांव की तरफ में आ रहे हैं। मामा ने बोला कि ठीक है, हमने बेटा लड़के निकाल दिए हैं, बाइक लेकर के पहुंच रहे होंगे, तुम्हें रास्ते में ही मिल जाएंगे। अब फिर फ़ोन हमने कट कर दिया। अब मैं अपना कार चला रहा था, थोड़ा दूरी ही पहुंचा था, आगे में आधा किलोमीटर के आसपास में, और तभी सड़क के बीचों बीच में एक आदमी खड़ा नजर आया, और वो आदमी के हाथ में कुदाल था, और वो सड़क को बीच से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जोर जोर से वो फवाड़ा जो था अपने हाथ में लिए हुए, और वो सड़क पर खोद रहा था। अब रास्ता छोटा ही था, पतला ही था, और सड़क के बीच में वो इंसान खुदाई करने का कोशिश कर रहा था। तो आखिर इतनी रात को सड़क का काम कौन सा यहाँ चल रहा था, और भी आधी रात होने वाली है। मुझे कुछ सही नहीं लगा। मैं समझा कि मामा ने जो बात बोला है, कहीं ये इलाका चोरों का तो नहीं है, कहीं हमारे साथ में झपटमारी तो नहीं करेंगे, मुझे यही लगा था। जैसे ही मामा बोला कि गाड़ी मत रोकना, गाड़ी मत रोकना, लेकिन यहाँ तो इंसान खड़ा है और वो खुदाई करने की कोशिश कर रहा है, आखिर क्या उसको उड़ा के हम जाएं आगे को? मैं हॉर्न पर हॉर्न अब देने लगा था कि जो भी इंसान है जो खुदाई करने का कोशिश कर रहा है वो जगह से अपना हट जाए, ताकि हम अपनी कार को आगे निकाल पाए। लेकिन वो तो हमारी तरफ पीठ किए हुए था और झुका हुआ खुदाई कर रहा था।
फवाड़े की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। और तभी हमने अपने कार को रोकना पड़ा, क्योंकि अब उसके आगे तो हम उस इंसान को ठोकर के जा सकते थे, ऐसे तो जा ही नहीं पाएंगे। अब फिर मैं जोर जोर से हॉर्न और बजाने लगा लगातार, लेकिन वो इंसान या तो बहरा था या तो फिर जानबूझ करके हमारे हॉर्न के आवाज़ को वो बिल्कुल सुन ही नहीं पा रहा था, जानबूझ करके। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरी पत्नी भी उसकी तरफ देख रही थी। और फिर मेरी पत्नी बोली कि शायद ये कोई पागल ही लगता है। भला बताइए, रात के टाइम में कोई सड़क पर कोई काम करता है? हमने तो आज तक कहीं देखा नहीं। हाँ, शहर की बात है तो अलग है, लेकिन यहाँ देहात है, गांव है और ये पतली सड़क है, तो मुझे तो ये कोई पागल ही दिखता है। भला अच्छा भला इंसान कौन ये काम करेगा? अब पत्नी की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा कि ये इंसान सही में कोई पागल वागल तो नहीं है, हाँ तभी तो ये ऐसा कर रहा है। अब मैं कहने लगा कि देखो, अब मैं अपनी पत्नी से बोला कि मैं नीचे उतर रहा हूँ, अब फिर मैं देखता हूँ ये कौन है। और तभी मुझे मामा का कहा हुआ बात याद आया, बेटा चाहे कुछ भी हो कार से मत उतरना। और मैं थोड़ा सहम सा तो जरूर गया था कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये जो फवाड़ा चला रहा है कहीं हम पर हमला ना कर दे। और इसलिए मैं कार से तो उतर गया और मैं जहाँ कार मेरा खड़ा था और थोड़ा सा आगे बढ़ कर के मैं उसको आवाज़ देने लगा, अरे भाई तुम रास्ते से हट जाओ ना, हट जाओ ना, हमें आगे निकलना है, हमें लेट हो रहा है, तुम हट जाओ, बाद में तुम खुदाई कर लेना। लेकिन वो इंसान अभी भी मेरी बात को सुन नहीं रहा था। जैसे लग रहा था कि बिल्कुल सही से वो उसको सुनाई नहीं पड़ रही है और हमारी बात को बिल्कुल महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। लगातार फवाड़ा चलाया जा रहा था वो, और मैं चिल्लाता रह गया, लेकिन हमारी तरफ मुड़ करके देखा तक नहीं। तो आखिर मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं फिर 2 कदम और आगे बढ़ा और फिर मैं चिल्लाने लगा कि अरे भाई तुम बहरे हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं देता? हट जाओ हमारे रास्ते से, हमें आगे निकलना है, रास्ता छोड़ो। और अभी भी वो इंसान हमारी तरफ देखा तक नहीं, ना हमारी बात को सुना। अब तो मुझे पारा जो था मेरा वो चढ़ गया था। मुझे लगने लगा कि मेरी पत्नी जो कह रही है कि ऐसा पागल ही इंसान हो सकता है जो आधी रात के वक्त में और ये सड़क पर और ये खोदने का काम कर रहा है, ऐसा पागल ही हो सकता है। और सड़क जो थी बिल्कुल पतली थी, अगर थोड़ी सी चौड़ी होती तो मैं वहाँ से अपनी कार को निकाल ले जाता, लेकिन इतनी जगह थी ही नहीं। और आखिरकार मैं तैस में तो था ही और उसके पास पहुँच गया। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और झुका हुआ लगातार फवाड़े को चला रहा था, ठक 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 की आवाज़ आ रही थी। और तभी मैं उसके बिल्कुल पास में पहुंच करके उसको आवाज़ दिया, कह रहे भाई तुम वाकई में बहरे हो क्या? मैं तब से तुम्हें लगातार आवाज़ दे रहा हूँ, गाड़ी का हॉर्न बजा रहा हूँ, हेडलाइट से डिपर मार रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा है क्या? कैसे इंसान हो? लेकिन अभी भी वो इंसान हमारी तरफ नहीं पलटा। और तभी मुझे गुस्सा तो आया था, अब मैं उसके कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा मुझे लगा कि मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। पूरा शरीर झंझनाने लगा था, लगा कि मेरे शरीर के अंदर में हाई वोल्टेज दौड़ रही हो। अब मैं तो एकदम एक ही बार चीख पाया था और फिर मैं जैसे एकदम स्टैचू की तरह वहाँ पर हो गया था, जैसे था वैसे ही खड़ा रह गया। और इसके बाद वो इंसान हमारी तरफ मुड़ा। उसका फवाड़ा अब जमीन पर पड़ा हुआ था और वो हमारी तरफ मुड़ गया। जब उसकी मैं शक्ल देखा तो इतना डरावना शक्ल
तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। एकदम काला कलूटा चेहरा उसका, और चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे, घाव जैसे कटे फटे दिखाई दे रहे थे। सबसे डरावनी उसकी आंखें थी जो बाहर की तरफ लटक रही थी, और वो एकदम लाल लाल सी दिखाई दे रही थी। अब तो जैसे मैं तो होश में नहीं था, कुछ टाइम तो ऐसा ही मुझे लगा था, और वो मुझे धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया, अब मैं तो जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी तक मैं अपने होश में था। हाँ, शरीर में मेरे कुछ जान सा नहीं लग रहा था। लग रहा था कि जैसे वो बिजली का झटका मेरे शरीर में आया है, सारा शरीर सुन्न पड़ गया हो। शरीर में बिल्कुल ताकत ही ना हो कि मैं अपना हाथ को हिला सकूं, अपने पैर को हिला सकूं, या फिर आवाज़ दे सकूं अपनी पत्नी को। मैं जमीन पर गिरा हुआ, और वो इंसान अब मुझे छोड़ करके अब मेरी कार की तरफ बढ़ गया था, जहाँ मेरी पत्नी बैठी हुई थी कार के अंदर में। उसका जो टारगेट था मैं नहीं था, टारगेट थी मेरी पत्नी। और वो पत्नी के पास पहुंच करके, और पत्नी तो देख करके उसके हालत खराब हो गया था। वो तो डर के मारे अब चिल्लाना शुरू करती थी, बचाओ बचाओ। मैं सब कुछ सुन रहा था, मेरे कानों में अपनी पत्नी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ना तो मैं हिल रहा था, ना डुल रहा था, ना मैं बोल पा रहा था। बिल्कुल जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। अब मेरी पत्नी के पास पहुंच करके, और वो कार को जो शीशा था उसके अंदर से मेरी पत्नी को निहारने लगा था। और वो सब देख करके मेरी पत्नी का लग रहा था कि हार्ट फेल हो जाएगा। इतनी जोर जोर से वो चिल्ला रही थी, डरी हुई, कांप रही थी। अब मैं तो समझ गया था कि अब ये हम दोनों को मार करके ही मानेगा। अब मुझे तो उसने छोड़ दिया था, मैं तो ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन मैं एक तरह से जिंदा लाश ही था। यह कि मैं अपने पत्नी के काम नहीं आ रहा था, तो फिर जीने का क्या फ़ायदा था। एक जिंदा लाश की तरह ज़मीन पर पड़ा हुआ था। और वो अब गेट को खोलने को कोशिश करने लगा, लेकिन चालाकी इसने हमारी पत्नी ने किया था कि वो गेट को लॉक कर दिया था। दोनों साइड का गेट लॉक था, शीशा ऊपर चढ़े हुए थे, और यही गनीमत थी कि उसने मेरी पत्नी को पकड़ नहीं पाया। लेकिन वो तो प्रेतात्मा था, भूत था, शैतान था, वो तो कुछ भी कर सकता था। मेरी गाड़ी के अंदर में बजरंग बली की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसका मैं पूजा करता था। जब भी मैं ड्राइविंग सीट पर पहुंचता था, बैठता था, तो मैं उनको बिना प्रणाम किए अपनी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाता था, और मेरी शुरू से आदत रही थी। अब गाड़ी के अंदर में बजरंग बली की मूर्ति थी, और वो जो शैतान था वो चाहता तो गाड़ी के अंदर पहुंच सकता था, पहुंच करके मेरे पत्नी को बाहर खींच सकता था, लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि अंदर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी। अब जहाँ पर हनुमान जी विराज रहे हों, वहाँ पर कोई काली शक्ति, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पिशाच कैसे पहुँच सकता है। अब वो गाड़ी के बाहर ही खड़ा था, शीशे पर अपने पावर से चोट कर रहा था। लगातार वो शीशा को जैसे लग रहा था कि तोड़ देगा अपनी पावर से, अपनी शक्ति से, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा था। और उधर मेरी पत्नी की हालत अब बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अब उसको लगने लगा था कि वो मर जाएगी, डर के कारण ही। सबसे डर वाली बात थी कि मैं ज़मीन पर गिरा हुआ था, और उसको लग रहा था कि वो भूत, वो प्रेत मुझे मार दिया है। इस डर से ज़्यादा डरी हुई थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो मेरी पति मर गए, मैं अब क्या करूँगी। इस दहशत में वो ज़्यादा थी। और इधर मैं सड़क पर एकदम निष्प्राण पड़ा हुआ था। मेरे शरीर में तो पावर ही नहीं थी कि मैं उठ करके अपनी पत्नी को मदद कर सकूं, चिल्ला पाऊं, मैं मदद को बुलाऊं, किसी को बुलाऊं, आवाज़ लगाऊं। वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा था। और वो लगातार जो भूत था, जो शैतान था, अब वो शीशा तो तोड़ नहीं पा रहा था,
अब गाड़ी के आसपास में राउंड राउंड घूमने लगा था और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। वो लग रहा था जैसे अपनी मेरी कार को उठा करके और जमीन पर पटक करके तोड़ देगा, ऐसा उसमें गुस्सा पावर था। और वो अब गुर्रा रहा था, चिल्ला रहा था अजीब भारी आवाज में। और उसी वक्त जो हमारे गांव से लड़के चले थे, मामा के गांव से बाइक पर 3 लड़के, और वो उनकी जो बाइक की हेडलाइट की रोशनी थी हमारी तरफ आने लगी थी। और जैसे जैसे रोशनी आती गई वो जो भूत गाड़ी की तरफ घूम रहा था, चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था, गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरी पत्नी डर के मारे उस कार से बाहर निकल आए। लेकिन पत्नी ने बहुत समझदारी से काम किया था, गाड़ी को लॉक कर दिया था और वो कार से बाहर नहीं निकली। अगर उस वक्त में कार से बाहर निकल जाती मेरी पत्नी तो वो शैतान उसके साथ बहुत बुरा कर सकता था, फिर मैं भी नहीं बच पाता। और वो बाइक जो अब रोशनी दिखाई दे रही थी हेडलाइट की, अब बिल्कुल पास में आ गई। और जैसे ही पास में आई वो जो शैतान कार के आसपास मंडरा रहा था, घूम रहा था, और वो अंधेरे के साइड में दौड़ता हुआ चला गया। वो हमारे मामा की बाइक थी और जो बाइक चला रहा था मेरे मामा का लड़का यानी मेरा भाई। अब हमें उस जगह पर देखा कि मैं रोड पर गिरा हुआ हूँ और ऐसी हालात है, वो जल्दी जल्दी बाइक खड़ा करके और दौड़ते हुए हमारे पास में आए। आप देख रहे हैं कि ये सब हुआ तो क्या हुआ है। उधर कार में मेरी पत्नी रोई जा रही, चिल्लाई जा रही है कि मेरे पति को बचाओ, मेरे पति को क्या हुआ, मेरे पति जिंदा है कि नहीं है। उसका अलग ही रोना धोना था। लेकिन वो जो लड़के थे, मेरा भाई था, जो लड़के गए थे, और उन्होंने पहला काम मुझे उठाने का किया। वो उठाए और मेरी तरफ देख करके कहने लगे कि भैया क्या हुआ था आपके साथ में, क्या कोई घटना हुई है? क्योंकि उनको तो वो भूत, वो शैतान तो नजर नहीं आया। और वो जो गैंती सड़क पर पड़ी हुई थी वो भी अब उस जगह पर नहीं थी। जो खुदाई हो रही थी सड़क पर वहां तो लग रहा था कि बिल्कुल कोई काम ही ना हुआ हो, बिल्कुल रोड बराबर था। और फिर एक लड़का कार के पास पहुंचा और मेरी पत्नी को आवाज़ देने लगा कि आप शांत रहो, शांत रहो भैया, ठीक है, थोड़ा ऐसे ही है, एकदम शांत हो जाओ आप। और फिर कुछ देर के बाद में मुझे अब थोड़ा शरीर में जान से आने लगी थी। पत्नी अभी भी रोई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी कि मेरे पति को क्या हुआ, मेरे पति को पहले बचाओ, उनको होश में लाओ। पत्नी ऐसा ही करती है। और मैं जब अपना होश में आ गया, होश में तो था ही, लेकिन मेरे शरीर में जो पावर आ गई, शक्ति आ गई, और तब मैं अब कहने लगा भाई मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। और फिर मैं अपनी पत्नी के पास पहुँचा, बोला गेट खोल, और उधर से उन्होंने अनलॉक किया गेट को। और तब मैं पत्नी को बोला कि मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। पत्नी मेरे से बाहर निकल करके चिपट गई, रोने लगी, बेतहाशा रोई जा रही थी। अब मैं उसको शांत कराने की कोशिश कर रहा कि देखो घबराओ मत, सब कुछ सही हो गया है, अब डरने वाली बात नहीं है। देखो ये मेरा भाई है, मामा का लड़का है, ये इनका 2 दोस्त हैं। अब देखो ये मदद तो आ गई ना, ये बजरंग बली की कृपा थी कि देखो सही वक्त पर मेरे पास में मदद आ गई है। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर रुके नहीं। वो लड़का पूछते रहे कि भैया क्या हुआ। मैं कहने लगा घर पर चल के बताऊँगा। और आखिरकार फिर हम लोग कार में बैठे, मैं स्टार्ट किया और उन लड़कों को भी 2 को अंदर बिठाया। आप मेरा जो भाई था वो बाइक चला कर के आगे आगे चलता रहा और हम उसके पीछे पीछे गांव में पहुंच गए थे। जब हम मामा के घर पहुंचे और तब हमारा जो हाल था कि मैं क्या बताऊं, एकदम मैं डर से हिला हुआ था। मेरी पत्नी की हालत देख करके मेरी माँ थी दौड़ी हुई आई और मेरी पत्नी से कहने लगे क्या हुआ तुम लोग के साथ में, ये तुमने अब कैसी हालत बना रखी है। और फिर मेरी पत्नी सारी बात बताने लगी कि हम लोग के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है।
मामा जी भी थे पास में, और वो सोच में पड़े हुए थे। उन्होंने तो बताने का मुझे कोशिश किया था, लेकिन ना जाने क्यों वो चुप रह गए थे। अब फिर वो कहने लगे मेरी तरफ देख करके कि नीरज बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि वो जो जगह है ना, चौराहे के पास में थोड़ी सी जगह खराब सी है, वहाँ पर कभी कभी रात को भूत प्रेत चुड़ैल दिखाई दी जाती है, और वही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था। लेकिन मैं सोचा कि तुम लोग डर जाओगे। अब मैं लड़के तो भेज रखा था कि जब तुम चौराहे पे पहुँचोगे और वो पहुँच जाएंगे। शायद उनको पहुँचने में थोड़ी देरी हो गई। अगर वो लोग पहुँच जाते ना तो ये खेल तुम्हारे साथ में नहीं होता, तुम लोग सकुशल घर पर आ गए होते। और लेकिन जो भी हुआ, अब हम लोग सही थे। बजरंगबली की कृपा थी कि वो जो भूत था, प्रेत था, हमारी पत्नी को कार के अंदर में वो छू नहीं पाया था। मैं वही सोचता हूँ आज भी कि अगर वो मूर्ति हमारे गाड़ी के अंदर में ना लगी होती तो शायद वो तो भूत प्रेत था, वो तो कुछ भी कर सकता था, वो शीशा तोड़ भी सकता था, वैसे भी घुस सकता था, उसमें तो शक्ति थी ही इतनी। लेकिन बजरंगबली का ही कृपा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया और हम लोग सकुशल बच गए थे। और आखिरी मदद हमारे मामा के लड़के ने आकर के पूरा कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी नीरज जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही लोगों का है और इसको भी थोड़ा प्यार की ज़रूरत है, तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम अगले रोज़ मिलते हैं एक ऐसी ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।